नमस्कार। उत्तम सर के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बाबू, इससे पिछले क्लास में आप लोग प्रकाश के परावर्तन से संबंधित और प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित जो प्रमुख सवाल थे उनको आप लोग देखे थे और बहुत ही अच्छा तरीका से आप लोग, हम आशा करते हैं कि याद भी कर लिए होइएगा। हम अब उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट और टॉपिक को लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। आज हम लोग फिजिक्स के ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन जो हमारा है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा जो संसार है, इनसे संबंधित जो प्रमुख सवाल आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है या कोई कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम में पूछा जाता है, उन सब सवालों को लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर सवाल है जो लगभग बिहार बोर्ड्स के एग्जाम में एंड कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। तो आज हम लोग उसी पर जिक्र करेंगे। पीछे वाला जो भी वीडियो आप लोग विद्यार्थी अगर नहीं देखे होइएगा तो उनको जाकर के एक बार अवश्य देख लीजिएगा, आप लोगों को आगे समझने में सहायता मिलेगी। देखिए, ऐसा इसलिए हम कहते हैं बाबू, क्योंकि हर जो लेसन होता है जो आगे जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं पीछे से जुड़ा होता है, तो उनको आप लोग देख लिया कीजिएगा। और हम लोग अब लगातार प्रतिदिन हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे और जो भी फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो, हर सवालों को लेकर के हम आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तो आज हम लोग मानव नेत्र के बारे में जानेंगे कि और मानव नेत्र से संबंधित जो बात है उनको बारे में समझने का प्रयास करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व कितना होता है। बाबू साहब, ये जो सवाल हमारा पूछा हुआ है, ये सवाल है दृष्टि निर्बद्धता से जुड़ा हुआ। दृष्टि निर्बद्धता, ये सवाल हमारा जो जुड़ा हुआ है बाबू, दृष्टि निर्बद्धता से जुड़ा हुआ है कि हम लोग कोई भी चीज को जब देखते हैं तो कितने देर तक अगर हम उसको देखेंगे तो वो हमारा जो आंख का जो मान लीजिए एक ऐसी क्षमता होती है जो उतना देर तक देख लेंगे तो हम लोग उसको भूल नहीं पाएंगे, वह कम से कम समय कितना होता है। तो वही हमसे पूछा गया है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का जो अस्थायित्व होता है कि दृष्टि कितने कम समय तक हम लोग रहेगा तो वो देख पाएंगे, तो वो होता है बाबू 1/16 सेकेंड होता है। तो इनको ध्यान रखिएगा। आपसे इस क्वेश्चन को दूसरे तरीका से भी पूछ सकता है कि दृष्टि निर्बद्धता का मान कितना होता है, हमारे आंख के लिए दृष्टि निर्बद्धता का मान कितना होता है। तो 1/ आप लोग क्या कहेंगे, 16 सेकेंड कहेंगे। समझने में कोई दिक्कत? दृष्टि निर्बद्धता का मान कि कितना होता है तो 1/16 आप लोग कह दीजिएगा। समझने में कोई दिक्कत? या दृष्टि का अस्थायित्व भी अगर आपसे पूछा जाता है तो 1/ क्या बोलेंगे, 16 सेकेंड बोलेंगे। समझने में किसी विद्यार्थी कोई दिक्कत? तो आप लोग इसको ध्यान कर लीजिएगा। आइए प्रश्न संख्या अगला चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है, ये सवाल हमसे ये पूछ रहा है बाबू कि कोई भी वस्तु है, हम लोग अगर उनको देखते हैं तो हमारे आंख में वो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है ना? क्या कॉर्निया पर बनता है या रेटिना पर बनता है या पुतली पर बनता है या आइरिस पर बनता है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बाबू। आप लोग इस आंख के फिगर को देखते होइएगा। इसमें क्या होता है, जब भी कोई भी प्रतिबिंब, जब भी कोई वस्तु को हम लोग देखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो आंख के पीछे वाले साइड जो होता है, पीछे वाला भाग, जिसको हम लोग दृष्टि पटल कहते हैं, है ना। और दृष्टि पटल को ही बाबू क्या कहा जाता है, रेटिना कहा जाता है। तो इस सवाल का बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, रेटिना। किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख पर कहाँ बनता है, तो हम इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा रेटिना। और रेटिना अंग्रेजी में हो गया बाबू, और हिंदी में उसी को हम लोग दृष्टि पटल कहते हैं। ये आंख के पीछे वाला भाग होता है। कोई दिक्कत समझने में? तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर हमारे आंख में बनता है, तो हम लोग बिल्कुल इसका आंसर जवाब देंगे कि रेटिना पर इसका प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आइए प्रश्न संख्या 3 को हम लोग देखते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। मतलब कि आंख में जो भी प्रकाश की किरण बाबू हम लोगों के आंख में प्रवेश करता है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो आप लोग जब देखिएगा बाबू, तो मानव का जो नेत्र होता है, इस तरीका से मानव के नेत्र में, इस तरीका से मानव का नेत्र रहता है। अभी आप लोग इससे पहले देखे होंगे। तो यहाँ पर एक इस तरीका से लेंस लगा होता है और लेंस को ढकने के लिए ऊपर से एक प्रकार का जो है सो पारदर्शी चीज लगा होता है, जिसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। तो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का जो अधिकांश अपवर्तन का जो काम होता है वो हो जाता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर।
है ना। आंख में बाबू हमारे आंख को बचाने के लिए भगवान आंख के लेंस को बचाने के लिए ऊपर से एक, जैसे हम लोग मोबाइल खरीदते हैं और मोबाइल पर ऊपर स्क्रीन को बचाने के लिए ग्लास लगाते हैं ना, ठीक उसी तरीका से हमारे आंख को बचाने के लिए भगवान क्या किए हुए हैं कि उसके ऊपर से एक पारदर्शी वस्तु को लगा दिए हैं, पारदर्शी चीज को लगा दी जिसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। और कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही क्या हो जाता है, जो प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है, समझ गए ना, उस प्रकाश का अधिकांश भाग का क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। तो अगर आपको ये सवाल पूछा जाता है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले अधिकांश प्रकाश किरणों का कहां पर अपवर्तन होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर अपवर्तन होता है। कोई दिक्कत? आइए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 4 को। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? आंख में जो पुतली होता है बाबू, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आंख आप लोगों को बाहर से इस तरीका से दिखेगा, है ना, और यहाँ पर एक छोटा सा इसमें होगा क्या चीज, या आंख को हम अच्छा से ही बना देते हैं, जैसे गौर कीजिएगा तो आंख जो है इस तरीका से आपको दिखेगा। ये मान लीजिए क्या है कि एक मानव नेत्र है, और ये वाला जो भाग आप लोग जिसको आप लोग ये पूरा देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं आप लोग? इसको हम लोग कहते हैं आइरिस, जो पूरा ब्लैक वाला भाग होता है। और इसमें क्या होता है, आप लोग जब इसको देखिएगा तो इसमें एक छोटा सा छिद्र होता है, गोलाकार छोटा सा, जो वो भी काला होता है, उसको हम लोग पुतली कहते हैं। तो इसके साइज को कौन नियंत्रित करता है, मतलब इसके साइज को कौन सा चीज है जो नियंत्रित करता है? तो ये नियंत्रित करने वाला होता है बाबू परितारिका। आंख में जो है ना पुतली के साइज को, जो एक छोटा सा छिद्र होता है, उस छिद्र को नियंत्रित करने का काम, यानी उसको हम बड़ा करेंगे या छोटा करेंगे। नियंत्रित का मतलब क्या कि उसको हम बड़ा कैसे करेंगे, छोटा कैसे करेंगे। अधिक प्रकाश में जाएंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, आंख को छोटा करना पड़ता है। कम प्रकाश में जाएंगे तो हम लोग आंख बड़ा करते हैं। तो वो जो पुतली होता है उसके साइज कभी छोटा बड़ा होते रहता है, उसको कौन नियंत्रित करने का काम करता है बाबू? तो उसका आंसर हो जाएगा परितारिका। कोई दिक्कत समझने में? अच्छा से क्या आप लोग इसको समझ रहे हैं? आइए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आंख का व्यवहार होता है, आंख का जो बाबू बात है किस तरह से उसका व्यवहार होता है? क्या अवतल दर्पण की तरह होता है, या उत्तल लेंस की तरह होता है, समतल दर्पण की तरह होता है, या इनमें से कोई नहीं, इस तरीका से होता है? तो आप लोग बताइए कि आंख जो है उसका व्यवहार कैसे होता है बाबू? तो आप लोग सभी स्टूडेंट जानते होंगे कि हमारे आंख में एक लेंस लगा होता है बाबू साहब, इस तरीका से। ये जो लेंस होता है, इस लेंस को हम लोग कहते हैं कौन सा लेंस बताइए? उत्तल लेंस। तो हमारा जो आंख होता है, हमारा आंख किस तरीका से व्यवहार करता है? उत्तल लेंस की तरह हमारा आंख व्यवहार करता है ना। एक बाबू लेंस होता है जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, इस लेंस को हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस। कौन सा लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस। और एक लेंस होता है बाबू जो बीच में ही पतला होता है लेकिन किनारों पर मोटा होता है, इसको हम लोग कहते हैं अवतल लेंस। और इस लेंस को हम लोग कहते हैं कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। तो हमारा आंख किस तरीका का व्यवहार करेगा? तो उत्तल लेंस की तरह हमारा आंख व्यवहार करता है। समझने में कोई दिक्कत? आइए प्रश्न संख्या हम लोग अगला देखते हैं। हमारा अगला सवाल है बाबू कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? जस्ट यही क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं। कौन सा लेंस बताइए? उत्तल लेंस। मानव नेत्र में अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि मानव जो नेत्र होता है, आंख होता है, उसमें कौन सा लेंस पाया जाएगा बाबू? तो उसमें पाया जाता है उत्तल लेंस। कोई दिक्कत? ओके है सर, कोई दिक्कत तो नहीं क्या? मानव नेत्र में अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। कोई दिक्कत नहीं। मानव, अगर आप लोग थोड़ा भी इनके बारे में, मानव नेत्र के बारे में देखिएगा तो इस तरीका से इसकी आकृति होती है। मानव नेत्र की इस तरीका से आकृति होती है, और इस पर यहाँ पर एक छोटा सा इस तरीका से लेंस लगा होता है ना। और इस लेंस को हम लोग कौन सा लेंस कहते हैं बताइए? ये एक उत्तल लेंस होता है जो बीच में मोटा, क्या बोले सर? ओके सर। इसमें आप लोग जो देख रहे हैं, ये जो लेंस है बाबू, ये लेंस बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, तो ऐसे लेंस को हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस जो हमारा है क्या है बताइए? एक प्रकार का लेंस है जो आंख में यही लेंस पाया जाता है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु कितना होता है? हमारा जो आंख है बाबू, जो एक स्वस्थ आंख है, मतलब क्या इसमें कोई भी प्रकार का परेशानी नहीं है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, तो उसका दूर बिंदु पूछ रहा है ना। बच्चा पहले निकट बिंदु याद करके जाता था कि 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन अब पूछ रहा है दूर बिंदु।
तो क्या दूर बिंदु 25 सेंटीमीटर वाला होगा? नहीं, किसी भी आंख का जो है बाबू हो, एक अगर स्वस्थ आंख होगा तो उसका दूर बिंदु अगर आपसे पूछा जाएगा कि फार पॉइंट बताओ, एकदम दूरी वाला बिंदु बताओ कितना होगा, तो उसका आंसर हो जाता है कितना? अनंत, इनफाइनाइट। मतलब हम अपना आंख से कितने दूर तक देख पाएंगे। ऐसे अगर कोई भी बाधा ना हो तो आप ये कह सकते हैं कि हम अपने आंख से अनंत तक देख सकते हैं, है ना? समझने में कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 पर, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए, वयस्क मतलब कि जिस व्यक्ति का उम्र बाबू 18 साल से प्लस हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं वयस्क। सुस्पष्ट दृष्टि दर्शन की अल्पतम दूरी, अल्पतम मतलब होता है नियरेस्ट, नियर यानी नजदीकी, नजदीकी पॉइंट, नियर पॉइंट, है ना? अल्पतम दूरी मतलब नजदीकी दूरी कितना होता है जो हम लोग स्पष्ट देख पाएंगे, लगभग कितनी होती है? तो वो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और काफी एग्जाम में भी पूछा जाता है कि स्पष्ट दृष्टि के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है, नजदीकी दूरी होती है, उस दूरी से हम लोग निकट की वस्तु को नहीं देख पाएंगे, तो वो कौन सा आंसर हो जाता है बाबू? 25 सेंटीमीटर हमारा आंसर होता है। समझने में कोई दिक्कत तो नहीं? आइए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा है बाबू 9, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? हमारा जो आंख है, इस आंख में कैसा प्रतिबिंब हम लोग बनाते हैं? क्या वास्तविक उल्टा और बड़ा बनता है, काल्पनिक सीधा तथा छोटा बनता है, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा बनता है, वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या बताइए? ये वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनता है। समझने में कोई दिक्कत? नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और बड़ा बनता है। वैसे आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार ठीक से देख लीजिएगा क्या है। आइए हम लोग अगला सवाल पर आते हैं। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन से चश्मे का, किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? मतलब क्या कि अगर हमारे आंख में बाबू अगर नजदीकी का जो है सो प्रॉब्लम हो गया है, मान लीजिए निकट दृष्टि दोष हो गया। कैसा दृष्टि दोष हो गया बाबू? निकट दृष्टि दोष हो गया है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपको अवतल लेंस के बने, कौन सा लेंस बाबू हो? अवतल लेंस के लिए, है ना? अगर यही आपसे पूछ दे कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, तो वो हो जाता है बाबू उत्तल लेंस, है ना? अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमारे आंख में जब हम लोगों को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो उसको हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग होता है बताइए? अवतल लेंस का उपयोग होता है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। कोई दिक्कत समझ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल इस सब सवाल को एकदम याद ही कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, कभी भी नहीं भूलिएगा। इस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा चश्मा का उपयोग किया जाएगा? तो अवतल लेंस के बने चश्मे का। समझ रहे हैं ना बाबू? आइए प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं अगला। किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ का मतलब होता है बाबू कि दूर दृष्टि दोष, दीर्घ का मतलब हो जाता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि को संशोधित करने के लिए, ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग होगा? बेस्ट आंसर इसका क्या होगा? उत्तल लेंस। समझने में कोई दिक्कत? दोनों नहीं होगा बाबू, ये दोनों वाला आप लोग नहीं ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष जैसे कहेगा तो उत्तल लेंस के बने चश्मा से हम लोग जो है सो दूर दृष्टि दोष को ठीक कर सकते हैं। वैसे ठीक नहीं होता है बाबू, ये सब क्या संशोधित होता है। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बनी, यानी द्विफोक्सी, है ना? द्विफोक्सी को बाबू हम लोग बाईफोकल भी कहते हैं। ए भागो तुम, बाईफोकल, बाईफोकल यानी क्या? दो से बना होगा, यानी जो उत्तल से भी और अवतल से भी अगर बना होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बताइए? ऐसे दृष्टि दोष को दूर किया जाता है जरा दृष्टि दोष को, जरा दृष्टि दोष को। इसमें क्या होता है बाबू? जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि इसमें निकट की भी वस्तु और दूर की भी वस्तु व्यक्ति को जो प्रभावित होता है उनको ठीक से नहीं दिखते रहता है। आइए प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं अगला। हमारा सवाल है अगला, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है ना? आप ऐसे, आपका आंख है कि आपका वस्तु, आप कोई भी वस्तु को देख रहे हैं और निकट की वस्तु अगर आपको सही नहीं दिख रहा है तो ये नहीं कहिएगा कि आपको निकट दृष्टि दोष हो गया। नहीं, आपको हो गया कौन सा दृष्टि दोष? दूर दृष्टि दोष। वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु
है ना, नहीं दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो उसको हम लोग कहते हैं दूरदृष्टि दोष हो गया। कौन सा दृष्टि दोष बाबू? दूरदृष्टि दोष। आइए, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? मतलब वह कौन ऐसा रंग है जो जिसका प्रकीर्णन या विचलन कह लीजिए बहुत कम के बराबर होता है, तो बहुत इसके लिए बदनाम है। कौन बताइए? लाल रंग, है ना। लाल रंग एक ऐसा रंग है जिसका प्रकीर्णन या विचलन कहिएगा तो बहुत कम होता है। इन्हीं कारणों से बाबू आप लोग देखे होंगे कि जो रेलवे सिग्नल होता है, खतरे के सिग्नल होता है, उसमें लाल रंग का उपयोग होता है, क्योंकि इस रंग का विचलन क्या होता है? बहुत ही न्यूनतम होता है, बहुत ही कम होता है। कोई दिक्कत? आइए प्रश्न संख्या हम लोग चलते आगे। अगला श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? श्वेत का मतलब होता है बाबू सब उजला। उजला जो रंग होता है हमारा व्हाइट, वो कितने रंगों से बना होता है? यानी या इसमें आप लोग ये भी कह सकते हैं कि सनलाइट कितने, सूर्य के प्रकाश जो है वो कितने रंगों से बना होता है? सनलाइट जो हमारा होता है वो आप लोग जानते होइएगा क्या चीज? 7 रंगों से बना होता है, और उसका नाम भी आप लोग याद कर लीजिएगा, बैजानी हपी नाला। बैजानी हपी नाला, है ना। अंग्रेजी हिंदी में ये याद कर लीजिएगा, अंग्रेजी में VIBGYOR, विबजियोर, है ना। तो इस रंग को आप लोग याद कर लेंगे। बै से बैगनी हो जाएगा, जा से जामुनी हो जाएगा, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। तो ये 7 रंग से बना होता है हमारा क्या चीज बताइए? श्वेत प्रकाश। समझने में कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछा जाता है बाबू सब कि श्वेत प्रकाश बताइए कितने रंगों से बना होता है, तो 7 रंगों से। वैसे दुनिया का आप लोग देखे होंगे तो बहुत ऐसा चीज है जो 7 रंगों से बना, मतलब 7 चीजों से मिलकर बना होता है। जैसे कि आप अगर संगीत के धुन सुने होंगे, संगीत का जो स्टार्टिंग धुन होता है, सा रे ग म प ध नि सा, इसमें भी देखिएगा तो 7 चीज ही होता है। आधारी राशि की संख्या कितना होता है वो भी आप लोग देखे होंगे तो 7 ही होता है। तो दुनिया में अगर अधिकांश चीजों के बारे में पूछे तो 7 जवाब दीजिएगा। श्वेत रंग कितने से रंगों से बना होता है? तो 7 रंगों से। आइए अगला पर चलते हम लोग। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बाबू? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जिसमें 7 रंगों का जो है सो पट्टी की तरह प्राप्त होता है, सतरंगा पट्टी प्राप्त होने, है ना। तो सतरंगा पट्टी जो है एक चीज से बहुत बेस्ट प्राप्त होता है, वो क्या है? प्रिज्म। प्रिज्म आप लोग देखे होंगे, प्रिज्म एक ऐसा चीज होता है जो देखिएगा इस तरीका से रहता है, और इसमें प्रकाश दीजिएगा तो उधर 7 रंगों का रंगीन पट्टी दिखाई देगा, जिसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम, है ना। इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज? स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए इसमें से कोई भी चीज और जो है सो बेस्ट नहीं होगा। इस सब चीज से स्पेक्ट्रम प्राप्त होबे नहीं करेगा। इसका आंसर क्या होगा? प्रिज्म। समझ रहे हैं ना कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो इसका उपयोग होता है प्रिज्म का। ये प्रिज्म है। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? देखिए झुकाव क्या है? अधिक, कि मतलब जब हम लोग सतरंगा पट्टी देखते होंगे, या आप लोग भी कभी आसमान में बाबू इंद्रधनुष देखे होंगे, तो सबसे नीचे कौन होता है? यानी किसका झुकाव अधिक होता है? तो इसके लिए कौन है बाबू आंसर? बैगनी, है ना। आप लोग जानते होंगे सबसे जो होता है बै जा नी ह पी ना ला, बैजानी हपी नाला, यानी बैगनी जो रंग होता है ये सबसे ज्यादा इसका झुकाव होता है। सबसे कम किसका होता है? लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है, और बैगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? आप लोग समझ रहे हैं बिल्कुल। अंग्रेजी में भी याद कर लीजिएगा इसको विबजियोर, और हिंदी में भी याद रखिएगा बैजानी हपी नाला। आइए प्रश्न संख्या अगला हम लोग देखते हैं। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्राथमिक वर्ण यानी प्राथमिक रंग कौन है बाबू? प्राथमिक रंग हम ऐसे रंगों को कहते हैं, प्राथमिक रंग इस वैसे रंगों को कहा जाता है जिनसे मिलकर के दुनिया की और अन्य सभी जो है सो बना होता है। बात हमारा समझ रहे हैं? प्राथमिक वर्ण उन वर्णों को कहा जाता है, उन प्रकाश के रंगों को कहा जाता है जिनसे मिलकर के दुनिया के और अन्य बने होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी नीला भी, हरा भी और लाल। ये सभी का सभी क्या है बाबू बताइए?
है ना, प्राथमिक वर्ण है। कोई दिक्कत है समझने में आप लोग को? बिल्कुल मस्त तरीका से इन लोगों को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, भूलिएगा नहीं कभी, है ना। जो भूल जाएगा फिर उसका काम खत्म। बार बार अगर आप लोग इनको रिवीजन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो कभी आप नहीं भूलिएगा। आइए प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं आगे। क्या है हमारा, वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? ये तो सबसे आसान सवाल है आप लोग का। ये सवाल ये है बाबू, ये चीज पूछा जा रहा है इसमें कि वायुमंडल का जो रंग होता है आप लोग कैसा होता है बताइए, है ना। वायुमंडल का जो रंग होता है वो कैसा होगा बताइए? इसका रंग हो जाता है आपका नीला। समझने में कोई दिक्कत? वायुमंडल का जो रंग होगा वो कैसा हो जाएगा बाबू? नीला हो जाएगा। आइए देखते हैं। आप लोग ये देखे होंगे तो आसमान का भी जो रंग होता है नीला होता है। पृथ्वी को नीला ग्रह हम लोग कहते हैं। समझने में कोई दिक्कत तो नहीं? आइए प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं। कितना अगला, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु से सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं? किस रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं? नीला को, है ना। बहुत अधिक प्रकीर्णन किसका होता है? किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? तो इसके लिए बदनाम रंग कौन सा है बताइए? नीला। कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में? आइए प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं अगला, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? यस, तरंगदैर्घ्य आप लोग समझते होंगे, तरंग के लंबाई को ही क्या कहा जाता है? तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। सबसे ज्यादा लंबा होता है किसका? लाल का। तरंगदैर्घ्य को हम लोग लैम्डा से सूचित भी करते हैं, तो इनको आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जो इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक किसका होता है? तो लाल रंग का होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है बाबू, इसीलिए क्या होता है कि वो बहुत दूर तक गमन करता है। कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में आप लोग को? आइए हम लोग अगला सवाल को देखते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग कितना पर चलते हैं? चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को, चंद्रमा पर जो अंतरिक्ष यात्री खड़ा होगा, मान लीजिए कोई भी अंतरिक्ष यात्री खड़ा होगा बाबू, तो उसको आकाश कैसा प्रतीत होगा बताइए? तो उसको आकाश प्रतीत होगा कैसा? काला, है ना। अंतरिक्ष यात्री वाला जब भी सवाल पूछे कि अंतरिक्ष यात्री जो आकाश में जाते हैं उनको कैसा दिखाई देगा, तो उनको नीला नहीं कहिएगा कि आसमान नीला है तो अब नीला दिखाई देगा, नहीं, बल्कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? काला। अंतरिक्ष यात्री जो आकाश में जाते हैं बाबू, जैसे चंद्रमा पर, वहां पर कोई भी क्या होता है? प्रकाश नहीं पहुंचता है, और प्रकाश पहुंचता भी है तो उनका प्रकीर्णन नहीं होता है, जिस कारण से चंद्रमा पर जो है आपका अगर सवाल पूछा जाए कि खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो आप लोग बोलेंगे काला, है ना। अच्छा, आप लोग से एक सवाल हम पूछते हैं कि चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमको, है ना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। किसी कोलाइडी बिलियन जानते हैं बाबू? कोलाइडी बिलियन वैसे बिलियन को कहा जाता है जैसे हमारा खून एक प्रकार का कोलाइडी बिलियन का उदाहरण है ना। कुहासा, है ना, कुहासा एक प्रकार का कोलाइडी बिलियन है। तो याद रखिएगा कि इसमें निलंबित कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा इसका आंसर होता है बाबू, क्या चीज? टिंडल प्रभाव, है ना। टिंडल प्रभाव। जब आप लोग कुहासा वाले दिन में, जब कुहासा लगा रहता है, फॉग वाले दिन में, अगर आप लोग जंगल में गए होंगे सुबह के समय में, और जब प्रकाश उसमें देखिएगा, सूर्य का प्रकाश आते रहता है, तो एक रास्ता की तरह लगेगा, प्रकाश का लाइट आपको दिखाई देते रहेगा। उसी को हम लोग कौन सा प्रभाव कहते हैं? टिंडल प्रभाव। अरे भाई ये सब तो प्रभाव होता ही नहीं है, ये किंडल प्रभाव, क्विंटल प्रभाव, क्विंटल कथी, 1 क्विंटल 2 क्विंटल गेहूं का बात हो रहा है, चावल का बात हो रहा है, ये वो होता ही नहीं है ये। तो इसके लिए सबसे अच्छा आंसर, इसका बेस्ट आंसर क्या होगा? टिंडल प्रभाव। समझे कि नहीं समझे बताइए? चलिए प्रश्न संख्या हम लोग अगला पर चलते हैं। 26, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? ये तो अभी जस्ट बताए हैं, एक क्वेश्चन था, लाल, है ना। ये सब सवाल जितना बार आप लोग को बता रहे हैं याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है कि कौन ऐसा वर्ण यानी रंग है जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, सबसे ज्यादा होता है, जो एकदम तरंगदैर्घ्य लंबा रहेगा जिसका, और जो बहुत दूर तक भी गमन करता है, कौन ऐसा है बताइए? तो ये आंसर इसका क्या होगा? लाल, रेड, है ना। ये आप लोग को याद रखना है। अब चलिए, अब जरा एक बात आप लोग को ये भी ध्यान में रखना है कि लाल रंग का जो है सो रेलवे सिग्नल में भी, खतरे के सिग्नल के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आइए प्रश्न संख्या हम लोग लगा चलते हैं।
किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला। ये भी सवाल हो चुका है, अभी जस्ट बताया है कि अंतरिक्ष यात्री जब भी बात करेगा आप लोगों से तो उसको आकाश कैसा दिखाई देता है। अगर ऐसे आप लोगों से पूछा जाएगा कि बताइए कैसे दिखेगा आसमान, आसमान दिखेगा बाबू नीला, लेकिन अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में जाएगा उसको कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। कोई दिक्कत समझने में? आइए, प्रश्न संख्या लगभग हो चुका है आप लोगों को, तो देख लीजिए। अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इनको आप लोग अच्छा से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ध्यान कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा तरीका से हम इनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कोई भी दिक्कत होता होगा तो आप हम लोग को कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। इनको याद कर लेना है अच्छा से, और बिल्कुल अच्छे से आप लोग को तैयारी भी करना है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।